आज हम बात करेंगे तुर्की में कौन कौन से ममालिक के लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और कौन से ममालिक के लोग तुर्की में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर आप तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्या आप तुर्की के किसी गांव में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? क्या आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं किसी गांव में? अगर आप किसी गांव में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या आप खुद उस प्रॉपर्टी के ऊपर घर बना सकते हैं, उस जमीन के ऊपर घर बना सकते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि तुर्की में कौन कौन से ममालिक के लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और किन ममालिक के लोगों को तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखें, टर्की में तकरीबन 183 ममालिक 183 कंट्रीज़ के लोग जो हैं प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। टर्की ने ये लॉ 2017 में बनाया। उससे पहले प्रॉपर्टी ख़रीद सकते थे, लेकिन उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स थे। यानी मिलिट्री से अप्रूवल लेना पड़ती थी, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ती थी। प्रॉपर्टी ख़रीदने का प्रोसीजर बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है ये कानून बनाकर इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। सिर्फ आप विज़िट वीज़ा पर हों, लीगल हों और आपके पास तस्वीरें हों, आप पासपोर्ट और तस्वीरें देकर बड़ी ही आसानी से प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और विद इन 3 वीक्स ये सारा प्रॉपर्टी परचेजिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है अंडर वन विंडो। तो ये जो प्रोसेस है इसको इतना सिंप्लीफाइड कर दिया। और तकरीबन 183 ममालिक जो हैं वहाँ के शहरी वो आकर टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। इससे पहले ये था कि जिन ममालिक में टर्किश शहरी जाकर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते थे, सिर्फ उन्हीं ममालिक के लोग आकर टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते थे। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। मेन मकसद क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीदें और इन्वेस्टमेंट आए टर्की में, जिससे टर्किश इकानमी को फ़ायदा हो। और हुआ भी। अब तक तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स जो है, यानी 10 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इसमें तकरीबन 45,000 घर जो है 2019 में सेल हुए। 50,000 के अराउंड जो है एक्सपेक्टेशन है 2020 के एंड तक जो है वो हो जाएंगे, और इससे भी ज़्यादा उम्मीद है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये जो प्रोसेस है पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा स्पीड अप हुआ है। अब बात ये आती है कि 183 ममालिक के शहरी खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन वो कौन से 5 ममालिक हैं जिनके शहरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो इनका हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला है सीरिया, यानी शाम। शाम के शहरी जो है, यानी सीरिया के जो शहरी हैं, वो तुर्की में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। दूसरा जो है वो आर्मीनिया है। आर्मीनिया के शहरी भी टर्की में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तीसरा जो है वो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के शहरी भी टर्की में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। चौथा जो है वो नाइजीरिया है। नाइजीरिया के शहरी भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते टर्की में। और पांचवा क्यूबा आ जाता है। तो इन 5 ममालिक के शहरी, जिसमें मैंने बताया सीरिया है, आर्मीनिया है, नॉर्थ कोरिया है, नाइजीरिया है और क्यूबा है, इन पांचों ममालिक के शहरी टर्की में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अब आते हैं कौन से ममालिक के शहरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन उनको अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ईरान, इराक और फ़लस्तीन। यानी फ़लस्तीन, ईरान और इराक के शहरी ये अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो इनको लोकल गवर्नर जो है गवर्नमेंट का, किसी भी सूबे का, उससे इजाज़त लेना पड़ती है। इंटीरियर मिनिस्ट्री से इजाज़त लेना पड़ती है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं इन 3 ममालिक के शहरी। बाकी ये है कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है या दूसरे ममालिक के जो शहरी हैं, वो बड़ी आसानी से टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और 15 से 20 हज़ार डॉलर का घर ख़रीद कर भी प्रॉपर्टी रेजिडेंस अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर 2.5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2.5 लाख डॉलर की कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदने पर वो अपने लिए और अपनी बीवी और बच्चों के लिए पासपोर्ट ले सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। तो ये सारी सहूलतें हासिल हैं ऐसे लोगों को जो टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीदते हैं।
जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने इजाज़त की बात की कि यानी कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को किसी किस्म की गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने जी के जी। लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में ज़्यादातर किन ममालिक के लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? जी, आप देखते हैं कि जब से इन्होंने ये आसानियाँ पैदा की, जी सर। तो टर्की एक बेसिकली एक ऐसा कंट्री है जो ग्रोइंग इकॉनमी है। वहाँ पर अगर आप देखते हैं टूरिज़्म का हब है, बिजनेस का हब है, तो बहुत से तकरीबन 7.5 करोड़ के करीब जो है टूरिस्ट यूरोप से, यूके से, रशिया से और मिडल ईस्ट से वहाँ पर आते हैं। जी सर। और ये लोग पहले ही आकर अपनी सर्दियों और गर्मियों की वेकेशंस वहाँ पे करते थे। तो जब से इन्होंने ये सहूलत दी कि आप प्रॉपर्टी खरीद कर यहाँ पे रेजिडेंस भी ले सकते हैं और आप शहरियत भी ले सकते हैं, जी सर। तो बहुत से लोगों ने, रशियंस ने और यूके से बहुत से लोगों ने और यूरोप से और मिडल ईस्ट से बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी। मैंने बताया 2019 में हमारे पास जो डाटा है, तकरीबन 45,000 लोगों ने, जिनमें से बहुत से सऊदीज नेशनल थे, उसके अलावा रशियंस थे और उसके अलावा अफ़गानिस्तान से बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदी। फिर यूरोपियन जो है वो बहुत से ममालिक से लोगों ने आकर प्रॉपर्टी ख़रीदी टर्की में, और यूके, यूएसए और कनाडा से। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं यूके, रशियन और अफ़गान नेशनल जो थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में घर ख़रीदे। और 2019 का जो डाटा है उसमें तकरीबन 45,000 और 2020 में ये 50 या 55,000 के करीब एक्सपेक्टेड है। इन लोगों ने, इन ममालिक से लोगों ने ये घर खरीदे टर्की में। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की के कौन-कौन से शहरों में फॉरेनर्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? जी, आप बेसिकली तो टर्की के सारे शहरों में ही प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही है और सारे शहरों में ही आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। जी सर। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो इस्तांबुल को पसंद करते हैं, बहुत से लोग जो एशियन साइड से आते हैं, जैसे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल सर। और या इज़मीर को करते हैं, तो उनको पता ही 3 शहरों का है ज़्यादातर, अगर बुरा ना मनाए मेरे भाई तो, कि वो इस्तांबुल, इज़मीर और अंकारा, इन तीनों के अलावा जो है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरे शहरों के नाम भी जानते हों। तो इसके बाद जो यूरोपियंस हैं वो ज़्यादातर अंटालिया में और इसी तरह से बुर्सा के अंदर, या फिर जो है वो ख़रीद रहे हैं। इसमें बोदरम जो शहर है, बोदरम शहर, ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर, फतीहा, बोदरम और अंटालिया। अंटालिया में बहुत ज़्यादा यूके से जो लोग हैं, उन्होंने आकर रिटायरमेंट के बाद जो अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं, उन्होंने अंटालिया में घर ख़रीदे हैं। और रशियंस बहुत ज़्यादा तादाद में अंटालिया में रह रहे हैं। और कैपाडोजिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा तादाद में चाइनीज़ हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। कैपाडोजिया जो शहर है इसका, टर्की का बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर चाइनीज़ बहुत ज़्यादा, यानी एक नया चाइना टाउन बनने जा रहा है वहाँ पर। तो ये इस्तांबुल है, अंटालिया है, अंकारा है, बुर्सा है, इज़मीर है और बोदरुम है, फतीहा है और कैपाडोजिया जो है, कैपाडोजिया जिसे हम कहते हैं, ये इन शहरों में ज़्यादातर फॉरेनर जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। और अभी भी आगे दूसरे शहरों में भी हैं, लेकिन कम तादाद में। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या तुर्की में फॉरेनर ज़मीन खरीद सकते हैं? अगर खरीद सकते हैं तो क्या उसकी कोई लिमिट है कि इतनी ज़मीन खरीदी जा सकती है? जी कलीमुल्ला, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत से लोग ये पूछते हैं। जी सर, बिल्कुल। कोई भी फॉरेनर जो अलाउ है प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो लैंड भी खरीद सकता है। सही हो गया सर। लेकिन ये एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि वो लैंड जो है मिलिट्री जोन में नहीं होनी चाहिए या मिलिट्री एरिया या बेस के करीब नहीं होनी चाहिए। जी सर। और दूसरी इसमें लिमिट ये आ जाती है कि 30 हेक्टर से ज़्यादा, तो ये तकरीबन अगर एकड़ में बात करें तो 70 से 75 एकड़ बनती है। जी सर। 30 हेक्टर, और अगर एकड़ में बात कर लें तो 70 से 75 एकड़ से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो पाकिस्तान में जैसे मुरब्बे होते हैं, 25 एकड़ का एक मुरब्बा है, तो 3 मुरब्बे से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। सही हो गया यानी सर। 75 एकड़ से ज़्यादा फॉरेनर ज़मीन नहीं खरीद सकता टर्की में। और अगर किसी गांव में जो भी ज़मीन है, 3, 4, 10, 15 फॉरेनर हैं, तो फॉरेनर्स जो हैं उस लिमिट को जब 10% उस जगह की या उस डिस्ट्रिक्ट की जगह
सेल हो जाए फॉरेनर्स को, तो 90% टर्किश लोगों की रहनी चाहिए। जी तो सर। 10% से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में, एक विलेज में, एक जगह पे फॉरेनर नहीं ले सकते, 10% से ज़्यादा। मसलन एक जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स ने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो जब जैसी लिमिट पहुँच जाएगी 10% को, तो उससे आगे फॉरेनर्स वहाँ पे जगह नहीं ले सकेंगे। सही हो गया सर। तो ये इस तरह की लिमिट दो तीन है। एक तो मिलिट्री जोन में नहीं होनी चाहिए, दूसरी 10% से ज़्यादा फॉरेनर नहीं खरीद सकता एक स्पेसिफिक गांव में, सही हो गया विलेज में, सर। एरिया में। तीसरी जो है कि वो 75 एकड़ से ज़्यादा, यानी कि 30 हेक्टर, 30 हेक्टर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। जी सर। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन हैं। इनके अलावा जो है बाकी सारा वो जहाँ पर चाहे वो खरीद सकता है पूरे टर्की में। यानी कि इनके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जी इजाजत ना हो जी जी, जगह खरीदने की। बहुत ऐसी शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने का फायदा क्या है और हुकूमत क्या सहूलतें देती है। जी, इसमें एक जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता था, बहुत से हमारे भाई पूछते हैं कि जी सर। अगर कोई बंदा अपना प्लॉट लेकर खुद अपना घर बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ जो है, देखें पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में जो ऐसा सिस्टम है कि आप अपना घर कोई भी लेबर लगाकर, मजदूर मिस्त्री लगाकर बना लेते हैं। जी सर। लेकिन टर्की में या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप अपना घर की कंस्ट्रक्शन इस तरह से नहीं करवा सकते। आप एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है उसी से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। जी आप सर। ये समझ लें, दुबई में फ़र्ज़ करें आपने घर बनाना है, या सऊदी अरब में, तो कोई बंदा खुद से नहीं बना सकता जब तक वो अप्रूव्ड जो कंपनी होगी वो नहीं बनाएगी। तो अप्रूव्ड जो कंपनी होती है उसको हेल्थ एंड सेफ्टी जो होती है वो वर्कर की, और उसके अलावा वर्कर को प्रॉपर लिबास और उसका हैट वगैरह, और जो इस तरह से के और ग्लव्स और जूते वगैरह वो सारा, और फिर उनकी अगर कोई वर्कर कोई वहाँ पर इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो कंपनी को पेनल्टी पड़ती है, वो सारे मामलात होते हैं। जी सर। तो इस तरह से अगर आप घर बनाना चाहते हैं, लैंड भी ले सकते हैं, घर भी बनवा सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं इस तरह से लेबर लगा के बना सकेंगे। आपको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना होगा और वो बनाएगी। लेकिन ये मुमकिन है कि आप अपनी लैंड खरीदें और उस पर अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाएं। ये मुमकिन है, जी नामुमकिन सर। नहीं है। लेकिन उस पर आपके अखराजात और वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक अलग बात है। आप अपनी मर्ज़ी का विला तैयार करवा सकते हैं, कोठी तैयार करवा सकते हैं, बंगला तैयार करवा सकते हैं, घर तैयार करवा सकते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ही उसका डिज़ाइन करेगी और उसको कंस्ट्रक्ट करेगी। लोकल लेबर नहीं लगेगी वहाँ अब पे। वैसे नहीं कि जैसे पाकिस्तान में आप मिस्त्री मजदूर रंगसाज लगाकर एक पूरी टीम लगाकर आप तैयार करवा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। या जी सर। जैसे इंडिया में लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक प्लान के साथ जो है अप्रूव करवाना होगा प्लान, और उस हिसाब से वहाँ पर लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना होगी। विदाउट अप्रूवल और विदाउट प्लानिंग और विदाउट नक्शे वगैरह के, डिज़ाइन वगैरह के, मुमकिन नहीं होगा। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ये सवाल ऐड किया और ये बड़ा ज़रूरी था, मेरे माइंड में नहीं रहा। जी जी सर मैं आपसे ये सवाल किया था मैंने कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने का फ़ायदा क्या है और हुकूमत क्या सहूलतें देती है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। कि पहली बात तो ये है कि बहुत से ममालिक से, यूके है, यूरोप है, कनाडा, अमेरिका, या ये जो रशिया वगैरह, यहाँ से सस्ती प्रॉपर्टी है टर्की में। जी सर। और दूसरी बात ये आ जाती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो यूरोपियन के इक्वल ही है। तीसरी बात ये है कि टर्की इस पूरी दुनिया में जी सर। सबसे सस्ता मुल्क है। जो आपको 15 से 20 हज़ार डॉलर का भी घर खरीद लो तो आपको रेजिडेंस देता है, आपको और आपकी फैमिली को, और फिर 5 साल बाद शहरियत दे देता है। जी सर। और उसके बाद अगर 2.5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करो, जो सबसे सस्ता प्रोग्राम है पूरी दुनिया में, तो आपको पासपोर्ट आपकी बीवी को और बच्चों को भी मिल जाएगा विद इन 3 मंथ्स, और जिस पे आप दुनिया के 125 ममालिक में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जी सर तो बिल्कुल। आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस में मिला, आपको और आपकी फैमिली को। और अगर आप इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख डॉलर करते तो आपको और आपकी फैमिली को पासपोर्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ ये है कि आप ट्रैवल फ्री कर सकते हैं, और उसके साथ सस्ती प्रॉपर्टी है। और फिर लिविंग स्टैंडर्ड जो है टर्की का बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, लोग बहुत वेलकमिंग है, प्यार करने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये है कि एक दुनिया का टूरिज़्म हब है और इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, जी और सर बिल्कुल। बिजनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये सारे फ़ायदे हैं। अगर आप आते हैं तो आप थर्ड वर्ल्ड से सेकंड वर्ल्ड में आएंगे,
जो बहुत जल्द फर्स्ट वर्ल्ड में शामिल होने के लिए जा रहा है इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। इंशाल्लाह। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या हुकूमत ये जो $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे शहरियत देती है, क्या ये प्रोग्राम बदल सकती है? कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं इस तरह के? जी, पॉलिटिकली ये है कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसे बहुत से नॉन मुस्लिम्स जो हैं, मसलन चाइना से बहुत ज़्यादा लोग प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं। $2.5 लाख उन लोगों के लिए ऐसे मूंगफली जैसा है, जी सर। जो पीनट्स हैं उनके लिए, लेकिन हमारे जो भाई हैं उनके लिए बहुत महंगा है। ऐसा ही है सर। लेकिन बहुत से चाइनीज़ के लिए जस्ट पीनट्स हैं, वो फेंकते हैं और वो अपना ख़रीद लेते हैं पासपोर्ट, उनके पास दूसरा पासपोर्ट आ जाता है। और बहुत से यूरोपियंस के लिए भी, जैसे हमारा पाकिस्तान का 2.5 लाख जो है, अब आपके पास कितने 2.5 लाख होंगे पाकिस्तान के, तो इसी तरह से जो है इसी तरह से जो यूरोप है, यूके के, उनके लिए भी उनके पास 2.5 लाख कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही उनकी है। मतलब सैलरीज ही मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो 50,000, 40,000, 20,000 के करीब उनकी सैलरी हो रही होती है। तो वो मतलब 4-5 महीनों की सैलरी इकट्ठा करें और पासपोर्ट ले लें। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। तो इस तरह के जो मामलात हैं, इस वजह से ये होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है। और फिर 2023 में ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन लड़ना है, नया इलेक्शन आ रहा है, तो फिर 2022 के अंदर उम्मीद है या तो ये डबल कर देंगे, या फ्रीज कर देंगे, या ख़त्म ही कर देंगे। सही हो गया सर। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हम ये कहते हैं अगर, लेकिन उसमें यह है कि वो नेशनलिटी वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस वाला है, घर खरीद के आप रेजिडेंस, तो ये चलता रहेगा। उम्मीद है कि इस पे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बड़ी तफसील से मेरे सवालों का जवाब दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार यू हूँ। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि हमारी जो अगली वीडियो होगी वो होगी कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने के 10 फायदे क्या हैं। यानी कि तुर्की में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 10 क्या फ़ायदे होंगे। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।